ओके, तो वेलकम बैक। और नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है न्यूक्लियस का, है ना। न्यूक्लियस में पढ़ना है। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें पूरा का पूरा एटम्स के बारे में पढ़ा, और जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है ना, वो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया वो रदरफोर्ड के थ्रू स्टार्ट किया गया, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। जैसे उधर इधर देखो, बात सुनिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्लासिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कोसते हैं वो न्यूटन को कोसते हैं, क्योंकि उन्होंने वो 3 लॉज दे दिए। अब वो 3 लॉज क्या होते हैं, जब तक आप क्लासिक मैकेनिक्स पढ़ते रहेंगे, चाहे मोमेंटम पढ़ना हो, चाहे मोमेंट पढ़ना हो, कुछ पढ़ना हो, आपको हर बार न्यूटन का नाम याद आएगा। और जिनको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती उनके लिए न्यूटन भूत बन के आता रहता है कि जब देखो चला है। वैसे ही मामला है एटम्स और न्यूक्लियस पढ़ने में, क्योंकि जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस की बात की उन्होंने रदरफोर्ड नहीं बात की, है ना। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिमाग में रखना पड़ेगा। उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही था ही कि जो मास कॉन्सेंट्रेट करता है कि पूरा का पूरा एटम का, वो न्यूक्लियस बीच में होता है, और बीच में जो होता है वो जाहिर से बात है डेंसिटी भी वहीं ज़्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात कही उन्होंने। अब न्यूक्लियस का उसके इस बिहाफ पर जो है साइज़ भी पता किया गया, जो कि 10⁻10 मीटर के जो है एक उसमें ऑर्डर में होता है ना। उसी तरह एटम का साइज़ और जो है 10⁻15 मीटर के साइज़ में जो है न्यूक्लियस का पता किया गया, है ना। अब उसी बिहाफ पर जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियस में जो होता है वहाँ पर 2 पार्टिकल्स होते हैं। ये 2 पार्टिकल्स का एक कॉम्पोजिशन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बहुत बेसिक सा है, हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से रिवाइज़ करेंगे और वहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब इसमें भी है जो आज हमें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ हमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स वगैरह पढ़ने हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वो कैसे फाइंड करता है वो भी सीखेंगे, और फिर उस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्टिकल की, जो कि प्रोटॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो सेम चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 सेम चार्ज कैरी करेगा, लेकिन नेचर अलग होगा। नेचर वहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये उसका नेचर होता है प्रोटॉन का। और मास की बात की जाए तो मास हमें यहाँ पर दो तरीके से अलग अलग देखना होता है। एक होता है रेस्ट मास, दूसरा होता है जब वो मोशन में हो। तो हम जो पढ़ते हैं ये रेस्ट मास होता है ना। इसी से हम लोग बाद में जाकर के मास डिफेक्ट भी फाइंड करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो याद रखिएगा, हमने जो मास पढ़ा है 1.6726 × 10⁻27 kg, ये होता है रेस्ट मास। और ये जो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है, यानी ये उससे बहुत ज़्यादा वेटेड होता है। ये बहुत ही क्रूशियल डाटा, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये। यानी प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन एक जो है चार्जलेस पार्टिकल होता है, और इसमें क्या होता है कि इसका जो मास होता है आम तौर पर हम लोग मान के चलते हैं कि इसके इक्वल ही होता है, लेकिन ये इससे स्लाइटली ज़्यादा होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं 1.67 ही पढ़ते हैं। अगर आगे के डिजिट देखेंगे तो 1.6749 होता है, और यहाँ 26 होता है। तो ये थोड़ा सा उससे मास में ज़्यादा होता है। क्लियर। और अगर डाटा वैसे यूज़ करना है, सिर्फ वैसे डाटा यूज़ करना है, तो आप सेम डाटा यूज़ करिएगा। 1.67 × 10⁻27 kg, 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर। लेकिन जब कंपैरिजन के बारे में पूछा जाएगा, ख़ासकर इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए पूछा जाए एग्जाम में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी होता है, तो आप क्या करेंगे, फिर न्यूट्रॉन के लिए कहेंगे, उस वक्त कहेंगे, वरना वैसे सेम डाटा यूज़ करेंगे। देन न्यूक्लियॉन्स, हाँ यहाँ देखिए बात करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्ली ऑफ एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, लेकिन अगर कहूँ मैं न्यूक्लियस कितने हैं तो एक है। अभी मैं जब डेंसिटी कैलकुलेट कराऊंगा ना, वो यहाँ पर वो ये चीज़ आएगी, इसको याद रखिएगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको कंबाइंड 1 यूनिट माना जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। देन उसके बाद एटॉमिक नंबर, 2 चीज़ होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है जो है मास नंबर।
एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, वो उसके मास को रिप्रेजेंट नहीं करता। मास नंबर से हम उसको मास कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, आगे भी आएगा वो ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो मैंने उसका लिख दिया है, मास नंबर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये होता है Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और, आमतौर पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, जानते हैं, अगर वो चार्जलेस है, एटॉम जो है वो आयोनाइज नहीं हुआ है। आयोनाइज का मतलब हमने आइदर इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया है या उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर हमने ये काम नहीं किया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी, क्वांटिटी होगी, बराबर होगी। जब इक्वल होगी तो क्या होगा, मास नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अगर पार्टिकल चार्ज नहीं है, एटम चार्ज नहीं है यानी आयोनाइज नहीं है, तो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करेगा ये एटॉमिक नंबर। वरना अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। देन मास नंबर क्या होता है, ये जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। यानी अगर हम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को मिला दें तो वो कहलाता है मास नंबर, और उसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एटम, अभी मैंने कहा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होते हैं वो एक यूनिट बन गया, उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी A। तो A को कई तरीके से एग्जाम में कह सकता है, इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या वो ये कह देगा कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये कह सकता है ना। अब यहाँ से क्या हो सकता है, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और इसमें आप प्रोटॉन के माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, इससे फाइंड करते हैं। ये चीज़ें याद रखिए, इसमें न्यूमेरिकल लगते हैं, है ना, बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है इसलिए। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स जो होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको A और Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर से इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू ले लेंगे, चाहे गोल्ड का रिप्रेजेंट करना हो, सिल्वर का रिप्रेजेंट करना हो, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। चलिए, बहुत ब्रीफ में था, थोड़ा सा जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आइसोटोप्स वगैरह की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वो है आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोमर्स, है ना। ध्यान से समझिए, फिर नोट कीजिएगा आराम से, पहले समझ लीजिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जुड़वा का, सीधी बात है, लेकिन जुड़वा भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक जुड़वा होते हैं जो वाकई में दिखते भी हैं जुड़वा, जैसे आदमी पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक होता है कि दिखते ही नहीं लेकिन होते जुड़वा है रियल में, है ना। तो बात करते हैं ऐसे ही, एक है आइसोटोप्स। अब उसकी प्रॉपर्टी समझिए, द एटम्स एंड एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी Z की वैल्यू सेम होगी। अब अगर Z सेम होगा तो क्या सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ही पीरियोडिक टेबल में उनको जगह मिलती है, उन एलिमेंट्स को। तो अगर किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब वो सेम जगह बैठे होंगे, यानी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होगी। यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है और लोग रटने लगते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं, आप उसको कॉन्सेप्ट से मिला कर चलिए। Z की वैल्यू सेम यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम यानी एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से सेम जगह बैठे रहेंगे। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ पे आइए। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों भाई, एटॉमिक नंबर Z सेम हुआ लेकिन A तो सेम नहीं हुआ, A अलग है, और जो A होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन सेम हुआ, लेकिन अगर ये अलग रखा गया है A, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की क्वांटिटी अलग होगी। समझ गए। इसलिए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि एक ही जगह रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में।
पीरियोडिक टेबल में जिनकी जो जगह होती है उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे वैसा ही गुण शो करते हैं। एंड सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब इसके एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन का। ये तीनों एकदम रट डालिए, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 जुड़वा हैं, तुड़वा कह दीजिए, जुड़वा नहीं। कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 1 है, ये क्या हुआ 1, किसको रिप्रेजेंट करता है? ऊपर वाला मास नंबर, और नीचे जो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। अब उसमें अगर आप न्यूट्रॉन मिला दें तो वो मास नंबर बन जाता है। इसमें न्यूट्रॉन मिलाइए और मास नंबर बनाइए, है तो वही सेम। इसका मतलब न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। और मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ, एक प्रोटॉन पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर दिखाया गया बस ऐसे ही ऑर्बिट में, है ना। हाइड्रोजन में वैसे भी एक होता है। देन ड्यूटेरियम की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, एटॉमिक नंबर 1 यानी एक प्रोटॉन, मास नंबर 2 यानी एक में कितना जोड़ा गया? 2 हो गया हो, तो एक जोड़ा गया है न्यूट्रॉन, यानी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को दिखा दिया गया। वैसे क्या है? ट्राइटियम, एक एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तब 3 आएगा मास नंबर, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों आइसोटोप्स इसलिए हुए क्योंकि तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स हो गए। दूसरे तीसरे पर अगर हम एग्जाम्पल में देखा जाए तो लिथियम की बात आती है जिसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एंड गोल्ड के कितने होते हैं? 32। बहुत सारे आइसोटोप्स अलग अलग मेटेरियल पाए जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है जो अलग दिखने में होते हैं। सबसे ख़ास होता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ लिखी है, एटॉमिक नंबर रेंजिंग फ्रॉम 173 टू 204। जेड के बारे में तो नहीं बताया गया, जेड तो सेम होगा, है ना, तो जेड को बताने की ज़रूरत नहीं। ये रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बदलते रहेंगे, अगर ए बदल रहा है तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बदलते रहेंगे, पी तो सेम बना रहेगा जेड। देन आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं। इसमें समझिए, द एटॉमिक हैविंग सेम मास नंबर, यानी ए की वैल्यू सेम है, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, उनका कंबाइंड नंबर सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें दोनों में ये कंफर्म नहीं कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला दीजिए, इनका जो कंबाइंड आ रहा है मास नंबर ये सेम है, मास बट डिफर एटॉमिक नंबर, यानी जेड तो अलग है। तो जाहिर सी बात, जब जेड अलग है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग हो जाएगा, ये भी देखने को मिल सकता है हमें। आर कॉल्ड आइसोबार्स। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अलग अलग दोनों हैं। डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्यों? क्योंकि दोनों पीरियोडिक टेबल में सेम जगह रखे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं रखे जाएंगे? कि जेड की वैल्यू अलग है, क्योंकि वहाँ जो जगह मिल रही है वो किस बिहाफ पे मिल रही है? एटॉमिक नंबर पे बिहाफ मिल रही, मास नंबर में नहीं मिल रही, ठीक है। देन डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये इसी की वजह से डिसाइड हो जाता है, ये अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जांपल में है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों हैं। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही क्या है क्लोरीन और सल्फर का मास नंबर अलग अलग है, सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, तो नंबर न्यूट्रॉन में बदलेगा। अब नंबर न्यूट्रॉन की बात की जाए 37 माइनस 17 20 20, तो 20 इसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे, एंड 17 प्रोटॉन होंगे। इसमें देखा जाए 37 माइनस 16 11 नहीं 21, तो 21 न्यूट्रॉन है इसमें, 20 तो इसमें 21 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन इसमें 17 तो इसमें 16 है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग है पूरी, लेकिन दोनों का कंबाइंड क्या है? 37। ये कहलाते हैं आइसोबार्स। दोनों में क्लियर समझ में आया? ये तो बहुत ही आसान है, बस पी सेम होगा, एटॉमिक नंबर यानी जेड सेम होगा, इसमें क्या होगा? मास नंबर सेम होगा, ठीक। देन है आइसोटोन्स। टोन्स नाम याद करो, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, ऐसे याद करो। द न्यूक्लाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ आइसोटोन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। अब ज़रा इसमें आओ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा दोनों में तो देखने में, मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर अलग, लेकिन ज़रा इसके न्यूट्रॉन की पता करो, 37 माइनस 17 20, और इसमें 39 माइनस 19
20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, तो आइसोटोन याद रखना, आइसोटोन न्यूट्रॉन वाला याद रखना हमें। आपको कुछ भी कॉमन दिखेगा नहीं, लेकिन जब उसमें a माइनस जेड करेंगे, a माइनस जेड, तो यही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताता है, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिखेगा। कभी कभी पहचानने में आ जाता है कि बताओ ये दोनों कैसे क्या है, आइसोटोप से हैं, आइसोबार से, आइसोटोन से, तो आप क्या करिएगा, a माइनस जेड कीजिएगा। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों आइसोटोन से। क्लियर। देन नेक्स्ट लास्ट है आइसोमर्स। आइसोमर्स बड़ा अलग होता है। क्या होता है, दीज आर द न्यूक्लाई विथ सेम एटॉमिक नंबर, Z सेम हो गया, एंड सेम मास नंबर, वो भी सेम हो गया, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। इनमें जो अलग अलग बांटा गया है वो उनके एनर्जी के स्टेट पे बांटा गया। ठीक है, मास नंबर भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो अलग कैसे, वो तो सेम हो गया ना फिर, लेकिन वो दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, लेकिन उसमें कॉमन क्या है, एनर्जी के स्टेट के हिसाब से बांटा गया उनको। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक दे दिया गया कि जैसे हम इन न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट में हो और फिर क्या हो, आइडेंटिकल हो, लेकिन वो एनर्जी के दूसरे स्टेट में हो, मेटा स्टेबल स्टेट में पहुंचा हो, तो क्या होगा, दोनों के आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। यानी उनमें एनर्जी के लेवल है वो अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम है, वो कहलाते हैं आइसोमर्स। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद डेंसिटी के बारे में फॉर्मूला ड्राइव करके हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। सो नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। उसमें हम लोग एटॉमिक मास की यूनिट पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट एक आता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि आया कहाँ से। हाँ भाई लिखना बंद करो, समझो पहले, देखो एक बात समझो, जब कोई मेज़रमेंट चीज़ बनाई जाती है ना, तो सबसे पहले एक बेस यूनिट लिया जाता है। जैसे जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट किया होगा चार्जेस के बारे में, तो समझ में नहीं आता था ये Q इज इक्वल टू एन ई क्या है, एन ई और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों लेते हैं। तो एक्चुअल में बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में इंटीजर में हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते थे। यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5.5 नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ऐसे ही जब इनकी मास को मेज़र करने की बात आई न्यूक्लियस के, तो हमें कोई एक छोटा सा तो मास लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा, जिसके मल्टीपल में हम चल सके। जैसे होता है ना, आप सब्जी लेने जाइए तो उनके पास मल्टीपल के जो है बाट होते हैं, 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम, 150 ग्राम हो जाए, 200 ग्राम हो जाएगा, 250 ग्राम होगा, है ना। ये नहीं कि 3 ग्राम का भी लेके बैठे हुए हैं, या जो है 75 ग्राम का लेके बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं। किसी एक को उन्होंने बेस बनाया, उसके मल्टीपल में चलते हैं ईजी करने के लिए, बस, और कोई वजह नहीं होती। ऐसे ही क्या होता है, इनको ईजी करने के लिए हमने कार्बन को चूज़ कर लिया। जो कार्बन 12 का जो एटम है उसका मास पता किया गया कि वो इतना है, तो कहा गया एक काम करो, इसी को मल्टीपल मान लो, इसी क्या करो, मल्टीपल। अब ये पूरे एटम का मास है, पूरे एटम का मास है, और एटम में जो है ये पूरे कार्बन 12 का मास है। फिर क्या गया, विच इज़ वेरी स्मॉल, देन इट इज़ यूजफुल टू चूज ए कॉन्वेनेंट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एटम। अच्छा, ये कार्बन 12 का था, तो किसी एक का पहले पता किया जाए, तो 12 से इसमें डिवाइड कर दिया गया, 12 से डिवाइड कर दिया गया, तब हमें मिला 1 mu। 1 एटॉमिक मास यूनिट mu इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ एक्चुअल मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। यानी 12 से डिवाइड करके किसी सिंगल यूनिट का पता किया लिया गया, वो आ गया इतना। अब यही बेस है, ये समझो कि सब्जी बेचने वाला इतने ही वैल्यू का बाट लेके बैठा हुआ है, सबसे मिनिमम, इससे कम वाला उसके पास है ही नहीं। अब जो भी जिसको भी नापना होगा, इसी के मल्टीपल में नापिए, इसी के इंटीजर में। क्लियर। अब जब ये mu क्या 1 mu इज इक्वल टू इतना kg आ गया, अब इसके बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास mu को फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, when 1.66 kg इज इक्वल टू 1 mu, देन 1 kg इज इक्वल टू 1 बाई इतना, देन 9.11 माइनस 31 kg इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mu इतना। सिंपल सी बात यह है कि हमें एक क्वांटिटी के बराबर दूसरी पता थी, तो हमने 1 में पता कर लिया, फिर उससे ज़्यादा उससे कम में पता कर लिया। सिंपल सा लॉजिक लगा। उससे क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन का मास एमयू में फाइंड कर लिया, एटॉमिक मास यूनिट में। समझ में आ गया होगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है, एमयू क्या होता है, नया यूनिट आ गया। तो एमयू क्या बनाया गया, एक बेसिक यूनिट बनाया गया। वो बेसिक यूनिट कार्बन 12 को चूज़ किया गया और फिर उसमें 12 में डिवाइड करके एक को सिंगल यूनिट को पता कर लिया गया। उस सिंगल यूनिट को ही मेन बेस बार्ट बना दिया गया। उसी के मल्टीपल में सब कुछ होगा। अब उसी के मल्टीपल में जब होना है तो उसी के बिहाफ पर जो है ये कंपैरिजन करके पता कर लिया गया। क्लियर। अब बात आती है न्यूक्लियर साइज़ की, कि न्यूक्लियर का साइज़ क्या होगा। अच्छा, अगर देखा जाए एटम की बात की जाए तो एटम क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। बात नहीं है, इधर देखो, एटम क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है ना वो सॉलिड नहीं होता। अगर कोई चीज़ सॉलिड नहीं है तो उसकी बाउंड्री डिफाइंड होगी नहीं, बाउंड्री तो गिलेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे एक स्फेयर मान करके उसे उसका डेंसिटी वगैरह फाइंड करते हैं। स्फेयर इसलिए माना क्योंकि स्फेयर का हमें वॉल्यूम लिखना आसान होता है, 4/3 πr³। अगर हम उसे अनइवन स्ट्रक्चर मान लेंगे तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए। तो ये चीज़ लिखी गई, न्यूक्लियर साइज लाइक एन एटम इन न्यूक्लियस इज नॉट ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट्स सरफेस इज नॉट ए वेल डिफाइंड बाउंड्री। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लेकर के आया गया। एक्सपेरिमेंटल डाटा लाया गया कि ये जो वॉल्यूम होता है इसका, वो उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे स्कैटरिंग का एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसके बिहाफ पर कुछ डाटा पेश किया, उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ये एक्सपेरिमेंटल डाटा लाया गया कि जो उसका वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम हमने स्फीयर तो मान ही लिया है, तो 4/3 πr³ वॉल्यूम होगा, वो उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। इसके बिहाफ पर देखा गया कि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटा करके R0 लेके आया गया। अब R0 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इस तरीके से कहा गया कि R0 इज़ ए कांस्टेंट विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इन इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो एक रेंज मानी जाती है ना कि ये 10⁻10 के रेंज में चलते हैं, ये एंगस्ट्रॉन के रेंज में चलते हैं, ये माइक्रोन के रेंज में चलते हैं। तो उसी के रेंज में क्या किया गया, एक कांस्टेंट फाइंड किया गया। बस आपको कांस्टेंट याद रखना है, इसके उसमें नहीं जाना क्योंकि ये बहुत लंबा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। आपको सिर्फ R की वैल्यू R0 1/1/3 याद रखना है, जहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है जिसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के थ्रू लाया गया है। क्लियर। अब इसके बिहाफ पर हम न्यूक्लियर की डेंसिटी पता करेंगे। थोड़ा ध्यान देना आप, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो सिंपल से लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम सीधे लिख सकते हो 4/3 πr³, ये तो सिंपल है। अब मैं लिखना चाहता हूँ मास को समझना। मैंने एक चीज़ ध्यान रखी है, m इज़ द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस। ये एवरेज मास क्या हो गया, देखो यहाँ पर आप लोग 5 लोग बैठे हुए हो, 5 लोग का सबका अलग अलग मास है। मैं कहूँगा क्लास की एवरेज मास क्या है, ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर जो एवरेज आएगा वो मान लिया जाएगा आपके भी वही है, आपके भी वही होगा, आपका वही होगा। ये एवरेज इसलिए तो निकाला जाता है कि ठीक है बताओ किसी स्टूडेंट का मास कितना होगा, तो कहा अच्छा एवरेज ये है तो इसी के आसपास सबका होगा बस। ठीक है, यही चीज़ क्या गया है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 लोग हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो क्या किया गया, उनके मास को ऐड किया गया और उनके संख्या से डिवाइड कर दिया, इफात किया गया है। अच्छा, मान लो अगर इस क्लास के एवरेज मास मुझे पता हो और मुझसे कहा गया टोटल मास पता करो, क्या करेंगे, नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं आ जाएगा, 5 ही लोग तो हैं। एवरेज मास पता है, एवरेज मास कैसे निकाला, टोटल मास डिवाइड बाई 5, एवरेज मास आ गया। अब आपको दिया गया एवरेज मास को टोटल मास पता करो, तो एवरेज मास इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर जितने नंबर्स हैं। तो यही बात है, जब मुझे एवरेज मास पता है और टोटल मास पता करना है तो क्या करूँगा, नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए नंबर है कि उस न्यूक्लियस में कितने लोग बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस यही तो है, तो नंबर से पता कर लिया। अरे सॉरी, मास नंबर से, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 5 की क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं, ये टर्म समझ में आया, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस में Ma। क्लियर, डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और 3 को ऊपर ले जाते हैं, तो 3A 3Ma
और यहाँ हो गया 4 पाई, आर की वैल्यू है यहाँ पर R0 a के पावर 1/3 और यहाँ है Q। देखो यहाँ से ये 3 तो R0 के ऊपर आएगा और ये क्या बन जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा, तो यानी a से कैंसिल हो जाएगा। तो जो डेंसिटी आएगा न्यूक्लियस की डेंसिटी वो आएगा 3m, a तो कैंसिल हो गया ना, अपॉन 4 पाई R0 Q। सही है, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो डेंसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, यही एनालिसिस करना है, यही पूछा जाता है। डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके एवरेज मास पर और बाकी R0 पर जो कि कांस्टेंट है। समझो, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा और ना ही मास नंबर पर डिपेंड कर रहा, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, जेड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, यानी उसके साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा ना, तो उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, एवरेज मास पे से भी डिपेंड कर रहा, और एवरेज मास तो सबका अलग अलग होगा भाई। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जो डेंसिटी है वो उनके एटॉमिक मास या मास नंबर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो नहीं करता। यही कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। क्लियर? तो एक लाइन में स्टार बना के लिख लीजिएगा, है ना, कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। आप न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर फटाफट जल्दी से हम लोग एक एनालिसिस में और समझ लेते हैं, है ना, कि आखिर ये कितना डेंस होता है न्यूक्लियस, वो ज़रा समझते हैं। तो एक काम करेंगे, ज़रा वैल्यू पुट करेंगे इसमें। वैल्यू रखिए 3 इंटू मास ऑफ, भाई ये एवरेज मास किसका है, मास ऑफ न्यूक्लियस, और उसमें एवरेज मास का मतलब इंडिविजुअल का, एक का, कोई किसी के एक का मास, जो लोग वहाँ पर हैं। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इसी के आसपास होता है। देन 4 इंटू 3.14 इंटू R0 की वैल्यू देखो वहाँ से 1.2 इंटू 10⁻15 के पावर 3 होगा ना। देखो यहाँ कितना आएगा समझना, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा। इधर देखो, ये हमने मीटर में रखा है, फर्मी में नहीं रखा है। ऊपर 10⁻27 है और नीचे है 10⁻15 के पावर 3, यानी 15×3 = 45। अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 45 में से 27 माइनस करो 18 के आसपास, यानी ये 10⁻18 ऑर्डर में बनेगा। समझो, बाकी ये जो कैलकुलेशन आएगा वो तो अलग आएगा, ये पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जैसे भी आएगा। लेकिन देखो डेंसिटी हो कितना रहा, 10⁻18 क्या होगा भाई, kg/m³। अब ज़रा वाटर की डेंसिटी बताओ कितना होता है। वाटर का डेंसिटी होता है वो 1 × 10⁻3 kg/m³। ये तो लिखते हैं 10⁻3 सर। कंपैरिजन करो, ये कितना डेंस है न्यूक्लियस, 10⁻18 और 10⁻3, तो इसकी डेंसिटी न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, समझ में आया? अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज़ आती है ना जिसको कन्वर्जन करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होगा। क्लियर? अगर आपसे कह दे वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 रखेंगे, साथ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे तो हाँ 1.6 इंटू 10⁻19 के साथ 10⁻6 ऐसे बदल देंगे। और ये किस में आता है, जूल में आता है। तो आपको न्यूमेरिकल घुमाएगा, कभी जूल में देगा, फिर क्या क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। एक तो ये आएगा। और चीज़ क्या है, वो क्या करेगा, एनर्जी को मास में कन्वर्जन करने के लिए कहेगा। तो आप क्या करना, फॉर्मूला लगाना E=mc² से, यहीं पर आ जाओगे। एक्सप्रेस 16 mg मास इंटू इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मास को कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कीजिए। यहीं पर न्यूमेरिकल देख लो इसमें। तो इसमें कैसे यूटिलाइज करेंगे, सोचो। मास कितना है भाई, वो है 16 mg मिलीग्राम, है ना। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻³
kg। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो m की वैल्यू 16 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10 वेलोसिटी ऑफ लाइट 8 का स्क्वायर। ये किस में आएगा? ये तो जूल में आएगा भाई। और पूछा किस में उसने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब कन्वर्जन कैसे होगा? डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻13 इंटू 9 इंटू 10⁻6 16 ना, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, आंसर ये आएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे के न्यूमेरिकल लगाने में इजी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो पिछले न्यूमेरिकल में गलती हो गई थी, यहाँ पर हम लोगों ने जो कन्वर्जन किया था 16 mg को, ये 16 × 6 kg होगा, तब जाकर के यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। दूसरा अगला न्यूमेरिकल है टेकिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ इतना। तो अगर सिंपल ये बात होती कि इसमें हमें इसको मास को क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 12 कार्बन। अगर मुझे इसका मास कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता, चूँकि इसका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है उसी को बेस माना गया है, तो मैं 12 से 1 mu = जो kg में आता है उससे मल्टीप्लाई कर देता हो जाता। लेकिन 1 mu = कितना kg ये कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है पहले यहाँ से, टेकिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप 1 mu = इतना ले करके अब आप इसको kg में कन्वर्जन कीजिए। सिंपल सा लॉजिक ये। तो हमने क्या किया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूरा एक्सपेंड करके जूल में लिख लिया। अब E = mc² से आप क्या कर रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो E की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रख देंगे 931 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6 अपॉन 3 इंटू 10⁻8 वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रखेंगे। तो ये जो क्या मिलेगा, m मिलेगा, मास है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, मास मिलेगा। अब ये क्या हुआ, ये 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू ये kg में आएगा, जो आएगा क्या आएगा, ये kg में आएगा और यही 1 एटॉमिक मास हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, उसमें 12 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका kg में। क्योंकि 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पास 12 को बेसिक लिया गया टोटल। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा अलग वैरायटी में लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गैलियम, ये जर्मेनियम है 70, गिवन R0, वो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस R का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताइए, R0 1/3। तो R0 की वैल्यू क्या होगी, 1.1 फर्मी दिया हुआ है, फर्मी को कन्वर्ट करिए मीटर में। हाँ, और एटॉमिक ये मास नंबर गिवन है कितना है, 70 दिए मैंने, पावर 1/3 कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। हालांकि फर्मी में लिखा हुआ तो आप यहाँ फर्मी में लिख सकते थे, 1.1 लिख करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, लेकिन आते हैं, है ना। तो और बुक से अपने और क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा आप लोग।